हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बढ़ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फॉर स्टेटिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। स्टेटिस्टिक्स में हमने बात की थी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा किसे कहते हैं और काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने उसके ऊपर आपको करके दिखाई थी और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप मेरे आई टैब या डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हैं। वो लेक्चर्स के बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। आज हम बात करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक दो, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है भाई, बात करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। कहता है कि पहली प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ द डेविएशंस। अब आपको समझ में आती है कि व्हाट इज द डेविएशन। डेविएशन हमने कल समझी थी कि डेविएशन का मतलब होता है डी आई, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई में से अपने मीन को माइनस कर देते हैं तो बेसिकली आपके पास डेविएशन निकल के आती है। और हमने ये किस वजह से यूज किया था, द मॉडिफाइड अज्यूम मीन मेथड से जब हमने मीन निकाला था तो हमने ऐसा किया था। और ये क्यों किया था, ताकि हमारी वैल्यू छोटी हो जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी सी है कि जब भी हम इन डेविएशंस को ऐड करते हैं, जबकि बात सुनना, जबकि ये ए आपके पास अर्थमेटिक मीन हो, यहाँ ये क्या बोल रहा हूँ, क्या होगा, कह रहा है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। यानी जितनी भी डेविएशंस होंगी उसका सम करोगे तो जीरो आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, डेविएशन का फॉर्मूला आपने बता दिया, लेकिन बताओ तो सही कैसे जीरो होगा। बताता हूँ। ये कहता है ये पूरा का पूरा जीरो है। जरा गौर से देखेंगे। मैंने कहा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी बात कर रहा हूँ, पहली बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ दोनों को मल्टीप्लाई करने के, तो एफ आई एक्स आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई इंटू ए इक्वल टू जीरो, बट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब क्या समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपको याद आ रहा है क्या होता है? अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक्स मीन बराबर था समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एन के, ये सब मैंने निकालना सीखा था। अगर इस एन को मैं यहाँ रख दूं, अच्छा जी एक बात और, ये वाला भी मैं जरा क्लियर कर दूं, ये वाली बात कि यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई होता है जिसको हम एन का नाम देते हैं, ऐसा ही है। अगर मैं समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई लिखना चाहूंगा तो एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो सेम रहेगी। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास एन एक्स बार, ये वाला माइनस, अब ए तो आपके पास ऐसा कांस्टेंट रीड हो रहा है, मीन है। अब यहाँ पर देखो एन की जगह क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अच्छा जी, अब यहाँ बात करता हूँ। देखा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ। बोलोगे बेटा सर आप तो ये जीरो हुआ ही नहीं। मैंने बोला था ए इज अ अर्थमेटिक मीन, यहाँ बात करके चलते हैं। तो मैंने बोला ए जो था वो एक अर्थमेटिक मीन था, तो भाई एन एक्स बार माइनस एक्स बार एन इक्वल टू जीरो। चेक कर सकते हो दोनों के दोनों कट हो गए और आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी कि आप जब भी किसी भी डेटा की डेविएशंस को कैलकुलेट करते हो तो उनका सम फ्रीक्वेंसी के साथ कितना आता है, जीरो आता है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से हम बात करते हैं। अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर। ये समझ में आ गई, लिख लो इस तरीके से, आगे चले। अच्छा जी, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड में कह रहा है कि अगर आप इन्हीं डेविएशंस का अगर स्क्वायर करो तो इसका रिजल्ट मिनिमम आएगा, जबकि मिनिमम कब आएगा, जबकि ये जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाए, अर्थमेटिक मीन के। अगर ये ए पूरा अर्थमेटिक मीन के बराबर है तो याद रखना सम ऑफ द डेविएशंस का स्क्वायर करने पर आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आएगी। वो कैसे सर, ये भी बता दो। ठीक है बताता हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो बोल रही है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, चलो मान के चलते हैं ये कुछ एस के बराबर था, या चलो एस के बराबर मान लेता हूँ। क्या था भाई, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। मैंने कहा मान लेता हूँ, ये बात है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है मेरे पास क्या है, ए। क्या वेरिएबल है, ए, क्योंकि भाई ये सारी तो रेंडमली चीज है। ए हमारे पास क्या है, मीन है जो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। मैंने कहा डी एस अपॉन डी ए। अब आप सोचोगे डेरिवेटिव मैंने क्यों लिया। डेरिवेटिव अब याद करो, जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे कि फंक्शन मैक्सिमम कब हो रहा है, मिनिमम कब हो रहा है, ये निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो वही काम मैं कुछ यहाँ करने वाला हूँ, कोई फर्क यहाँ से नहीं पड़ने वाला। चलो भाई दोबारा से करेंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू ए तो देखो बेटा पावर नीचे आएगी और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए बचेगा और अंदर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, -1।
तो ये मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव था मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, जब भी हमें एक बात समझनी होती थी कि हमारा जो क्या कहते हैं सम है वो जीरो के बराबर हो जाता है। अगर आपके पास डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो जाए तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपका फंक्शन कभी मैक्सिमम हो रहा होता है, कभी मिनिमम हो रहा होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि -2, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ds अपॉन dA इज इक्वल टू जीरो के बराबर रखते हैं। जब मैंने इसको जीरो के बराबर रखा तो -2 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर हुआ। 2 को तो जीरो कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी यहाँ नहीं होगी। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी मैं ये बात प्रूफ करके आ चुका हूं कि ये जो बात होती है वो अर्थमेटिक मीन की होती है, या फिर आपको मैं बता भी सकता हूं। तो भाई यहाँ देखो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूं, मैंने कहा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई ए। इस समीशन को नीचे लेके आओ, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू ए। सही बात है। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को मीन कह दूं कोई मसला नहीं होगा सर, बिल्कुल आप तो मीन कह सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो ए होगा वो अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा तो याद रखना इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। लेकिन आप बोलोगे मिनिमम, ये तो मिनिमम कैसे पता चल रही है मैं, लेकिन आपको दूसरा डेरिवेटिव भी लेना आता होगा। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ गौर से देखो डी स्क्वायर एस ओवर डी ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो ये तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, और वो खत्म हो जाएगा जीरो। तो भाई ये ग्रेटर देन जीरो है। जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपके पास एक चीज एग्जिस्ट करती है, इसका नाम होता है मिनिमा या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम आएगा जब कि आपका जो ए है वो किसके बराबर हो जाए, अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाए। ये बहुत उम्दा सी प्रॉपर्टी है और समझना यहाँ पे, समझ पा रहे हो बात को। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है भाई, प्रूफ करके बता दिया इस तरीके से मैंने, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर इफ एक्स मीन इज एक्स बार इज अ मीन ऑफ एक्स आई, यानी कि आपको कोई भी डेटा गिवन है और एक्स बार जो है वो उनका मीन है, ये बात मैंने बोल दी। अब कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन अगर इसके अंदर कोई भी लैम्डा में अगर ऐड करता हूं तो उसके मीन के अंदर भी वो लैम्डा ऐड होगा, ये बात याद रखना। अब यहां से एक बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में बात कर रहा है कि अगर आपका जो एक्स बार हो जाए, मीन हो जाए, वो इसके बराबर हो जाए, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के। क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिख सकता हूं समेशन, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे भाई, समेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं भाई यहाँ पर, ए एक्स आई प्लस बी एक्स। तो समेशन ऑफ क्या करूंगा भाई, ए एक्स आई प्लस समेशन ऑफ बी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे गौर से देखना, समेशन के नीचे एन भी आता है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। दिस इज द फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बात करूंगा, एक्स बार बराबर हो जाएगा किसके भाई, समेशन ए एक्स आई डिवाइड बाय एन। अभी जो ए है इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे चलते हैं प्लस। अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ बी डिवाइड बाय एन, तो समीशन मेरा बी बाहर आ जाएगा और समीशन अगर आई के साथ है तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो एक्स बार बराबर होगा ए टाइम्स समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन प्लस एन टाइम्स बी बाई एन। एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए टाइम्स इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, ए एक्स बार प्लस बी। तो आपको जो अर्थमेटिक मीन आया वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी लैम्डा मल्टीप्लाई, अगर मैं बी की जगह 0 रखूं, अगर मैं ए को मान लूं लैम्डा, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 मान लूं, उसको बी ऐड कर लूं, तो एक्स मीन के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, मान लो वो लैम्डा है। तो आपके पास क्या होगा, ये तीनों प्रॉपर्टियां प्रूव हो जाती हैं। अब इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन पर। अब इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहता है कि अ मीन ऑफ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75, और कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको ली गई है उसका जो ऑब्जर्वेशन 75 है, और कह रहा है कि मल्टीप्लाई किया जाता है एक नॉन जीरो नंबर है लैम्डा के साथ। जब लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है लैम्डा नॉट इक्वल टू 0,
कह रहा है कि अगर उस लैम्डा को मल्टीप्लाई करके अगर ईच ऑफ देम यानी कि हर ऑब्जर्वेशन को आप डिक्रीज कर देते हो 25 टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी कि भाई एक्स बार जो है बराबर होता है ए एक्स बार प्लस बी के, ये बात हमने पढ़ ली। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अगर मैं बात करूं एक्स बार इक्वल टू ए मतलब किसी मीन से मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स बार, आगे कितना आ जाएगा देखो बी। अब क्या हो रहा है हर मीन से डिक्रीज हो रहा है कितना 25, में कितना आ जाएगा माइनस 25। कोई मसला अब तक नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए ना भाई। ठीक है भाई, ये तो डिक्रीज हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना भाई। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आऊं, मैंने कहा चलो एक्स बार माइनस लेमडा एक्स बार इक्वल टू माइनस का 25। अगर मैं इसके अंदर से आपके पास एक्स बार को कॉमन निकाल लूं और माइनस भी कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मीन कितना है आपके पास विच इज 30 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है आपके पास, आपको मालूम है कितना है 75। तो आप यहाँ पर आराम से बात कर सकते हो। तो भाई लेमडा माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 25 अपॉन एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू आपको कितनी दी गई, द मीन ऑफ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। तो यहाँ 75 रख दो, लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 75। 25 के टेबल से मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कैंसिल हो सकता है, 25 3 दा 75। तो लेमडा को यहाँ जाके प्लस 1 करेंगे, तो लेमडा इक्वल टू 1/3 प्लस 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4/3। और आप देख सकते हो प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर दिया। चलिए इसको लिखो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द अरिथमेटिक मैनिपुलेटर। चलो बच्चों बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब देखते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है द मीन एज ऑफ द 25 टीचर्स, 25 टीचरों का जो मीन एवरेज यानी मीन एज है वो 40 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले डेटा की जरा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपके पास n की वैल्यू है 25, वो टोटल नंबर ऑफ टीचर 25 है। इन अब मीन एवरेज कितनी है 40 ईयर्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ ओल्ड एज, क्योंकि आगे आगे और सिनेरियो पढ़ते हैं पता चलेगा कि 40 साल है। कह रहा है अ टीचर रिटायर्स, एक टीचर रिटायर हो जाता है जिसकी उम्र 60 साल है। ठीक है, रिटायर हो जाता है। अब एंड अ न्यू टीचर अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, यानी कि जो एक रिटायर हो गया लेकिन उसकी प्लेस पर एक और रखा गया। कह रहा है अब उसके बाद जो नया एवरेज है टीचर का वो 39 ईयर्स है। पहले कितना था ओल्ड 40, अब कितना है 30। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं एक बात लिख सकता हूँ मीन न्यू मीन कितना है आपके पास 39 है। और कह रहा है ये बताओ जो नया टीचर अपॉइंट किया गया है उसकी मीन एज यानी उसकी एज कितनी होगी, इतना बताना है आपने। ये आपके पास डेटा गिवन कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं आपसे बोलूं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आप ये बात बता सकते हो कि सर ये बराबर होता है nx बार के। और जब मैं ओल्ड वाले की बात करूंगा तो ओल्ड वाले के लिए निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उसकी तो देखो 25 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आता है, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 25 4 1000 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया 1000 आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी न्यू मीन के हिसाब से यानी न्यू एज के हिसाब से बात करूं, तो मैं एक नया सम कैसे बनाऊंगा। ये तो मेरे पास ओल्ड सम है, ये क्या है ओल्ड सम, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा सम ओल्ड, एस ओल्ड लिख दिया मैंने, इसका मतलब है सम ऑफ ओल्ड, यानी ये पुराने हवाले से मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब बात करता हूँ मैं सम न्यू की, मतलब न्यू सम कितना आएगा भाई मेरे पास। न्यू सम का मतलब है पुराना सम मेरे पास 1000 था और मेरे डेटा में कहा गया कि मेरे पास 60 का एक बंदा रिटायर हुआ और उसकी प्लेस पर एक बंदा और रखा गया जिसकी एज मुझे नहीं मालूम, उसको मैंने बोला वो एक्स है। सिंपल। अब ये आपके पास कितना बनेगा, सिंपल सी बात है, आपको जो नया सम बनेगा वो बनेगा x प्लस 940। सिंपल। अब अगर मैं मीन एज का इस्तेमाल करूं न्यू वाले का, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई x बार न्यू जो है वो बराबर होगा किसके, न्यू सम के, और डिवाइड बाय 25, क्योंकि टोटल बने 25 थे।
अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बंदा रिटायर हो गया तो बंदे 24 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कि बंदा उस रिटायर होने के बाद एक और रखा गया। ये बात याद रखना, एक के जाने पर दूसरा आया भी है, तो 25 का 25 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं न्यू सम रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 940 और डिवाइड बाय 25। अब यहाँ मैं सम न्यू की वैल्यू रख देता हूँ, कितनी बाय 39। 39 इक्वल टू एक्स प्लस 940 डिवाइड बाय 25। 25 को 39 से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट बनता है, अल्लाह भला करे, आपके पास बनेगा 975 और 940 को यहाँ जाके आप माइनस कर दो तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 ईयर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ और बआसानी हमने एनालाइज कर लिया कि जो नया बंदा नए मीन के हिसाब से आएगा उसकी जो एज होगी वो 35 ईयर्स होगी। जो नया टीचर अपॉइंट हुआ उसकी एज कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टीज और दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ रखे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज वाले, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब इसके आगे बात करेंगे कंबाइंड मीन क्या होता है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।